हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस डिवाइन मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर देखे, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इस व्हील को घुमाना होगा। क्या पता ये घूमने की वजह से इसकी एनर्जी वर्क कर जाए और ये व्हील स्टार्ट हो जाए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करते हैं। ये कहते ही वहाँ पर वो उस व्हील को घुमाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। और दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को भी देखते हैं जो मास्टर की मदद करने के लिए एनर्जी भी लगा देती है उस व्हील को रोटेट करने के लिए। भी हम देखते हैं कि ये बात करते ही वहाँ पर वो व्हील कुछ एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि फ्रांसिस तुम तो काफी ज्यादा ही चालाक हो। मगर वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं तो अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगाने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी होती है और बॉडी भी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं होती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी काफी ज्यादा कम महसूस कर रही होती है। तभी मास्टर कहने लगता है कि हिम्मत मत हारो, मुझे खाली इतना बताओ कि कैसे करना है इसको रोटेट। इस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि जैसे अभी आप मास्टर कर रहे हैं बस इसी तरह करते रहें। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि फर्स्ट रन कंप्लीट हो चुका है फ्रांसिस। और तभी हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि अभी हमें मिड व्हील को भी रोटेट करना ही होगा। इसके लिए हम देखते हैं वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देती है और पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से भी उसे रोटेट कर सके। अगर वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो फ्रांसिस होती है उसकी काफी ज्यादा ही पावर लूज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एनर्जी इवॉल्व नहीं कर पा रही होती उस व्हील के इर्द गिर्द। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही मास्टर उठता है और वहाँ पर फ्रांसिस की तरफ आता है, जहाँ वो फ्रांसिस को हाथ देते हुए कहने लगता है कि फ्रांसिस देखो, मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है और आज तुम्हारी ही कल और चालाकी की वजह से हम सक्सेस के इतना नजदीक पहुंचे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम कभी भी डिवाइन व्हील को रोटेट कर पाएंगे, हमारा तो वहनो गुमान भी नहीं था। आज तुम्हारी वजह से हम कम से कम सक्सेस के इतने ज्यादा नजदीक तो आ चुके हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइन मास्टर की सारी बातें सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यहीं पर ही मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर ली घूम रहा होता है और वो अपने पेंडा के साथ होता है। तभी ली कहने लगता है कि कल की जो फाइट वो फाइट हुई भी नहीं, मगर उस फाइट का नतीजा पहले ही आ गया था, क्योंकि सबको ही पता था कि जो कोंकू फैमिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है और वो कंसेक्टिव विंस करते आ रहे हैं, इसीलिए कोई भी ये अंदाजा लगा ही नहीं सक रहा था कि वो लोग हारेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पेंडा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर ली को फाइट तो करनी चाहिए थी, वो ऐसे अपनी हार को स्वीकार कैसे कर सकता है। वहीं पर ही हम उस पेंडा को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे ये बताएं कि ली अब हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर ली कहता है कि अभी हम एक और ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं या उसको भी हम रिफाइन कर लेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो पेंडा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर अब मैं जा रहा हूँ, काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ इन फाइट से, मैं अब फाइट नहीं करना चाहता। ये कहते ही वहाँ से पेंडा अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो ट्रेजर ग्राउंड में आ चुका होता है। वहीं पर ही वो सीधा उस फिफ्थ एल्डर के पास जाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मेरी वो मून ड्रॉप कहाँ गई जो मैंने ऑक्शन के लिए लगाई थी। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि कल जो विन हुआ है उसकी वजह से कोंकू फैमिली को वो डिवाइन ड्रॉप हमने दे दिया है, उसके बदले में तुम्हें कोंकू फैमिली का ये टोकन दिया जाएगा और ये टोकन काफी ज्यादा ही कीमती और काफी ज्यादा ही नायाब है। इस टोकन की कीमत मून ड्रॉप से तो काफी ही ज्यादा है। ये कहते ही वहाँ पर जैसे ही वो टोकन के ऊपर से कपड़ा हटाता है, वहाँ पर जितने भी मास्टर और जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोंकू फैमिली का टोकन यहाँ क्या कर रहा है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो सीधा उस कोंकू फैमिली के टोकन पर हाथ लगाने लगता है और कहता है कि ये टोकन सील अब मेरी हुई। मगर वहीं पर ही फिफ्थ एल्डर उसे रोक लेता है, जहाँ ली कहने लगता है कि क्या अब भी मुझे इसको लेने से रोकेंगे। जिस पर हम देखते हैं जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे को टेस्ट करूंगा और ये कोंकू फैमिली की जो सील है ये काफी ज्यादा ही शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल है, मैं किसी भी गलत हाथों में इसे नहीं लगने दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तो एक ट्रेड हुई है और ट्रेड बदले में मुझे एक कोंकू फैमिली के किंग की सील मिली है, आप मुझे ये दे दें और मुझसे ज्यादा बहस मत करें। मगर फिफ्थ एल्डर वहाँ पर राजी ही नहीं होता और कहने लगता है कि मैं उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना ही होगा और अपनी पावर्स को दिखानी होगी उस डिजाइन एरिना के अंदर। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
तभी ली उस सील को उठाकर कहने लगता है कि ठीक है, मैं इन सब चीजों के लिए राजी हूँ, मगर ये बात याद रखो कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरा बदला तुम लोगों से कोंगू फैमिली का किंग लेगा। और वहीं पर ही हमें किंग को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही टेलीपोर्ट हो जाता है और कहने लगता है कि यह बात नोटिस में गई है, अगर इस लड़के को कुछ भी होगा तो इसका बदला मैं लूंगा। ये कहते ही वहां से वो जो किंग होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है और दोबारा से हमें ली को दिखाया जाता है। तभी ली कहने लगता है कि अगर आपको अब समझ आ गई हो तो ठीक है, वरना मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहीं पर जो फेंटन चैम्बर के अंदर ली खड़ा हुआ होता है। तभी वो फिफ्थ एल्डर कहने लगता है कि तुम इस फेंटन चैम्बर से तभी निकल सकोगे जब मैं चाहूंगा, और अगर तुम यहाँ से जिंदा चले गए तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। ये कहते ही वो अपने सारे गार्ड्स को आगे भेज देता है ली के और कहता है कि इसे खत्म कर डाल। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी स्पिरिचुअल शॉट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जो ली होता है वो भी अपनी वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कहने लगता है कि बस बहुत हुआ। मगर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सेवंथ एल्डर होता है उसकी एंट्री हो जाती है, जहाँ सेवंथ एल्डर को देखकर सबके सब देखकर वहाँ हैरान हो जाता है। तभी सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि फिफ्थ एल्डर, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर इस यंग मैन से कुछ छीनने आए हो या कुछ छीनना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। कहते ही वहीं पर ही वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम हमारे फेंटन चैम्बर्स के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर वहीं पर जो सेवंथ एल्डर होता है वो काफी नॉलेज वाला होता है और कहने लगता है कि रूल्स तो ब्रेक तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग एक लड़के के ट्रेजर को ट्रेड करके से नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे बिजनेस का कोई असूल नहीं है, ये तुम लोग अपनी जबरदस्ती कर रहे हो। अगर तुम लोगों के इस काम के बारे में किंग को पता चल गया था वो तुम लोग को ऐसे ही मार डालेगा क्योंकि तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर ऐसे ही वो फिफ्थ एल्डर खड़ा होता है, सेवंथ एल्डर वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में इस सारी बेइज्जती के बारे में मेरा पे करना ही होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ से वो उस फेंटन चैम्बर से निकल जाता है और ली भी उसके पीछे चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यही सीन में उस स्प्रिट के ऊपर ली और वो सेवंथ एल्डर बैठे हुए होते हैं, जहाँ ली सेवंथ एल्डर का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं एक और ब्लड फाइट में फंस जाता। जिस पर हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं देखो, ऐसा नहीं होगा, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं हर पल तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँगा। बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सेवंथ एल्डर होता है उसको ली कहने लगता है कि क्या सेवंथ एल्डर आप मेरे मास्टर बन सकते हैं। जिस पर सेवंथ एल्डर कहता है कि नहीं, मैं मास्टर नहीं बन सकता, अगर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही ली ये बात सुनकर कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें कुछ ड्रैगन रिलम के कुछ सन्स को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक पोस्ट पढ़ रहे होते हैं और पोस्ट पर लिखा हुआ होता है कि जिसको भी डिवाइन मास्टर बनना है वो हमारे पास ऑडिशन देने के लिए आ सकता है, हम सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट रखेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर जितने पर्सन खड़े होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम भी चलते हैं। ये कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कन्वेंशन होता है जिसके बाहर काफी ज्यादा रश होती है डिवाइन मास्टर्स कंटेस्टेंट की, और तभी हमें अंदर एक पैंडा को दिखाया जाता है जो सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक कर रहा होता है और अंदर ही ली सोया हुआ होता है और पैंडा वहीं पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। कहने लगता है कि बस बहुत हुआ ली, अब मैं थक गया हूँ। जिस पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि हमारी डील हुई थी, अब तुम डील को ऐसे बीच में खत्म नहीं कर सकते हो। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में ही हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो एक लेडी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो लेडी कहने लगती है कि जुयाओ पवेलियन का हेड मास्टर उस लड़के को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, हम उसे खत्म कर डालेंगे, और अगर जुयाओ पवेलियन हमारे बीच में टांग अड़ाएगा तो हम उस पूरे पवेलियन को भी खत्म कर डालेंगे। जिस पर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी ज्यादा डिसाइपल्स हैं जो उसी को मार सकते हैं और हमने काफी ज्यादा डिसाइपल्स तैयार कराए हैं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर वो लेडी भी कहने लगती है कि हाँ, कुछ डिसाइपल्स मेरे पास भी हैं और उन सब के पास डिवाइन टेक्निक्स है, तुम उन्हें देख सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर वो उन्हें बुलवाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहे होते हैं। इसे देखकर यंग मास्टर कहने लगता है कि अब ये लड़का नहीं बचने वाला, इनकी डिवाइन टेक्निक्स उस ली से तो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब वो मरेगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कुछ अपने भी तीरंदाज बुलाता है और उनको ली को मारने के लिए भेज देता है। तभी वो लोग भी वहाँ से ग्रीटिंग्स लेकर निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हमें होंगयुआन को दिखाया जाता है जहाँ होंगयुआन ली के पास आ गई हुई होती है और वहीं पर ही ली कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो ऐसे ही अपनी कल्टीवेशन को छोड़ता है। वहीं पर ही होंगयुआन उसके सामने आकर बैठती है जहाँ होंगयुआन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ कुजीन लेकर आई हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली उन कुजीन को खाते हुए अपने ओल्ड वक्त को याद कर रहा होता है जहाँ वो लॉर्ड के साथ बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही होंगयुआन एक टोकन निकालती है और ली को देकर कहने लगती है कि वहीं पर ही
वो 2 बटरफ्लाईज निकालती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि ये बटरफ्लाई हमारे बीशवी किंगडम की सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पावरफुल बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई हमेशा माइंड को कनेक्ट करती है और अभी जब भी तुम मुसीबत में होगे तो एक बटरफ्लाई मेरे पास होगी और एक बटरफ्लाई तुम्हारे पास। मैं मुसीबत में हुई तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि इसको किसकी जरूरत है। ये कहते ही वहाँ पर हम होंग्योन को देखते हैं जो उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ली को कहती है कि जरूर मुझे याद रखना और अगले ही सीन में हमें उन दोनों लेडीज को दिखाया जाता है जो अपने रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उनका डोर नॉक होता है और एक लेडी एंटर होती है और वो लेडी जैसे ही अपना मास्क उतारती है वो दोनों लेडीज देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये कहते ही यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।